Good morning students. I hope you all are doing well. Today we are going to revise our second chapter word विचार. So let's start. Word. Word क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकते उन्हें हम वर्ड कहते हैं. हमने लास्ट ईयर भी हमने इसे पढ़ा था. वर्ड भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि या इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते. उसके टुकड़े करने पे हमें कुछ भी उसका आंसर या उसका मीनिंग नहीं मिलेगा. दैट मीन्स वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते. फिर आता है वर्ड के भेद. वर्ड के कितने भेद हैं? वर्ड के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर और व्यंजन. फर्स्ट आता है स्वर. स्वर क्या है? स्वर जिन वर्डों का उच्चारण करने में हमें अन्य किसी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती. उच्चारण करने पे हमें अन्य किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती. जैसे अ, आ, ई. हमें जब हमने इसका उच्चारण किया तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर किसी भी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ी. तो इसलिए जिन वर्डों को बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता लिए उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है. फिर आता है स्वर के भेद. स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर. अब हरस स्वर क्या है? हरस स्वर जिन वर्डों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिन वर्डों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम हरस स्वर कहते हैं. जैसे अ, ई, उ, री. तो इनका उच्चारण करने में हमने देखा कि हमें बहुत ही कम समय लगा. नेक्स्ट है दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर क्या है? जिन वर्डों का उच्चारण करने में हमें हरस स्वर से दुगना समय लगता है. मतलब जितना समय हमें हरस स्वर के उच्चारण में लगा उससे 2 गुना समय हमें दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है. जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ. तो देखा आपने कि जब हमने इसका उच्चारण किया तो इसमें कितना समय लगा? हरस स्वर से 2 गुना. फिर आता है प्लुप स्वर. प्लुप स्वर क्या है? जिन वर्डों का उच्चारण करने में हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है. कितना समय लगता है? 3 गुना. दुगना समय दीर्घ को लगा, उससे 3 गुना समय प्लुप स्वर को उच्चारण करने में लगता है. जैसे ओइम, राइम. तो कितना समय लगा? हरस स्वर से लगभग 3 गुना समय हमें प्लुप स्वर के उच्चारण में लगा. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रा. मात्रा क्या है? स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उन्हें पूरा ना लिखकर केवल उनकी मात्रा ही लिखी जाती है. हमें स्वर से क्या मिलता है? हम ज़्यादा उसका प्रयोग मात्राओं के रूप में. जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तो उसका मूल रूप ना लिखकर उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है. तो ये मात्राएं हमें किनसे मिली हैं? स्वरों से. फिर आता है अयोगवा. अयोगवा क्या है? स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग भी हैं. ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं. ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन. तो फर्स्ट अभी इसमें अनुस्वर देखिए. जिस स्वर के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वर कहते हैं और इनका चिन्ह है ये बिंदी. जैसे गंदा. इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ? नाक से. फिर आते हैं अनुनासिक. अनुनासिक क्या है? अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से आती है. जब हम इनका उच्चारण करेंगे व्यंजन के साथ तो इनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों से होकर आती है, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक कहते हैं. जैसे आँख. तो हमने देखा जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो वायु हमारे नाक और मुख दोनों से निकलकर आती है. थर्ड है विसर्ग. जिन अयोगवा ध्वनि का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है. हमने अब इसका बिंदु क्या है?
व्यंजन के बाद दो बिंदु, और इनके उच्चारण करने पे ये बिंदु की ध्वनि हमें किस रूप में सुनाई देती है? ह के रूप में। ये हमें ह की ध्वनि प्रदान करती है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल है प्रातः, त के बाद किसकी ध्वनि आ रही है? ह की। तो ये विसर्ग हमें ह की ध्वनि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से उच्चारण करने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे देखिए, अगर हम क, ख, ग इनके साथ जितने भी वर्ड हैं उनका अगर हम उच्चारण करें तो क के साथ कौन सी ध्वनि आ रही है? अ की। जो अ क्या है? स्वर है। ख के साथ किसकी ध्वनि आई? अ की। उसी प्रकार ग के साथ किसकी ध्वनि आई? अ की। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्डों के उच्चारण के समय जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो श्वास, वायु, उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती, विशेष को स्पर्श करती। मतलब स्पर्श व्यंजन में ये जितने भी वर्ड आते हैं उनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो वो वायु हमारे इन हर एक को स्पर्श करती हुई बाहर आती हैं। इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। स्पर्श मतलब छू के आना। इसमें क से अंग तक कौन से वर्ड किसको स्पर्श करते हुए आते हैं? कंठ को। जब हम इनका उच्चारण करेंगे क, ख, ग, घ, तो जब हम पाते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ये वर्ड हमारे कंठ से निकलकर बाहर आते हैं। ठीक उसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये वायु हमारे तालु को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। इनका स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा मीन्स होता है मुंह की छत। जो मुंह के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मूर्धा। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मूर्धा को मतलब मुख के ऊपर वाली छत को स्पर्श करती हुई बाहर आती हैं। फिर आता है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, आप खुद भी इसका उच्चारण करके देखिए, तो हमारी जो टंग है, जो जीभ है, वो दांतों को स्पर्श करते हुए इन ध्वनियों को बाहर लाने में सहायता करती है। नेक्स्ट आता है प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान है ओठ। ये जब हम इनका प, फ, ब, भ, म जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम पाते हैं कि ये ध्वनियाँ हमारे दोनों होठों को स्पर्श करती हुई बाहर आ रही हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये व्यंजन स्वर और व्यंजनों के मध्य मतलब बीच में है। अर्थात ना तो ये पूरी तरीके से स्वर हैं और ना ही ये पूरी तरीके से व्यंजन है। इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। ये केवल 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका मध्य स्थान होता है, इसीलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4, य, र, ल, व। नेक्स्ट आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स होता है गर्मी। इसमें भी 4 वर्ड हैं, श, स और ह। श, स और ह। इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि उच्चारण करते समय एक गर्म वायु हमारे मुख को स्पर्श करती हुई बाहर आ रही है। तो ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 व्यंजनों को मिलकर तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त, र। त और र को अगर हम मिलाएं तो एक तीसरा वर्ड निकल कर आता है त्र। तो इस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन है। फिर आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? जब 2 वर्ड एक साथ मिलकर आते हैं, एक ही सेम वर्ड 2 बार आते हैं तो ये द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का,
आया है, इसलिए हम पक्का, आधा क का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखते समय प, आधा क और का लिखते हैं, तो पक्का। फिर आता है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण, हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद कर सकते हैं? 2, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसमें अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम होती है, कम होती है मतलब धीमी होती है, कम होती है और कमजोर होकर बाहर आती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, च, ज, ट, त, द, न, ये सब क्या है? ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा, श्वास से जो वायु आती है उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है और कमज़ोर होती है। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण क्या है? इसी के विपरीत महाप्राण है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा और वेग से, अधिक मात्रा मतलब श्वास से जो वायु निकलती है वो अधिक मात्रा में निकलती है और वेग से मतलब तेजी के साथ बाहर आती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, छ, थ, ध, फ, भ, श, ह, ये सारे वर्ड किस में आते हैं? महाप्राण में। जब हम इनका उच्चारण किए तो आपने देखा कि वायु बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में बाहर आती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।